हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल का पूरा कंप्लीट नोट्स। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सौरमंडल जो चैप्टर 1 है क्लास 6 का, उसका कंप्लीट सारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग का मैं करवा देता हूँ इस बार। पिछले वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट नोट्स था, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 हमारी पृथ्वी नाम है किताब का, और इसका चैप्टर 1 है सौरमंडल, और इसका कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अभ्यास प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान को आपको भरना है, और पहला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो खाली स्थान दिया है उसमें बुध भरेंगे। बुध जो है शुक्र सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। तीसरा नंबर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति। ठीक है, और चौथा नंबर है ध्रुव तारा से हमें उत्तरी दिशा का पता चलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सही उत्तर को चिन्हित, मतलब सही करना है आपको, सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह क्या है। तो सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का है, तो अर्थ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो एग्जैक्ट तो 8 मिनट 16 सेकंड कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 8 मिनट दिया हुआ है, तो 8 मिनट आपका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार आपको पता है कि जियोइड की तरह है। जियोइड मतलब भूआब। पहले बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि गोलाकार है, अंडाकार है, संतरा जैसा है, लेकिन एनसीईआरटी किताब जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जियोइड मतलब भूआब की तरह है। और भूआब मतलब जो ध्रुवों की तरफ जो चपटी हुई है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो चपटी हुई है, इसे भूआब कहते हैं, तो भूआब हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। और तीसरा का पहला नंबर है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह जो मार्स है उसे क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। और लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए। फिर है दूसरा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, और सबसे सामने भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ग्रह किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। तो ग्रह हुआ है, ग्रह जो है, ग्रह वैसे खगोलीय पिंड जिसमें उस अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता, और वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं सूर्य व अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह की उत्पत्ति जो है वो प्लेनेट शब्द से हुआ है, जो एक ग्रीक भाषा है, और ग्रीक भाषा के प्लेनेटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। और ग्रह के बारे में और अगर जानकारी देखें तो वैसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है जिसे परिक्रमण कहते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिसे परिभ्रमण कहते हैं, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह, और जिसका एक निश्चित पक्ष हो, ग्रह का एक निश्चित पथ होता है, और ग्रह का एक आकार होना चाहिए, अपने कक्षा में उससे बड़ा कोई पिंड नहीं होनी चाहिए, और कक्षा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, और दूसरे के पथ को नहीं काटता हो, और अपना एक वृत्तीय कक्षा हो, अपना वातावरण हो, इत्यादि। अगर इतने चीजें हैं तो वो एक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह और तारा में क्या अंतर है। ग्रह और तारा में क्या अंतर है। तो एक साइड आप लोग लिख लेंगे ग्रह, एक साइड लिखेंगे तारा। ठीक है, तो ग्रह में अगर देखेंगे हम लोग तो ग्रह इसमें स्वयं का प्रकाश और ताप नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और स्टार्स में है तारे बृहद मात्रा में ऊष्मा प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। फिर ग्रह का दूसरा अंतर है कि इसे दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, और स्टार्स में ऐसे अनेक तारे हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्लैनेट ग्रह में है इसे परिभ्रमक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और तारा में है ये विकराल आकाशीय पिंड होते हैं जैसे सूर्य। ठीक है, सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि
यहाँ जीवन संभव है, यहाँ जल की उपस्थिति है, अपना वायुमंडल है यहाँ पर, और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और अनुकूलनता पाई जाती है, और गैसों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इन सभी कारणों से पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा नंबर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूर संचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है, ठीक है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया था। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, एडुसैट, IRS इत्यादि हैं। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 में ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 ईस्वी में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग जो है वो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का जो पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह है उसे स्पुतनिक 1 कहा जाता था, जिसे सोवियत संघ, वर्तमान में जो है सोवियत संघ रूस है, सोवियत संघ को हम लोग USSR कहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, और सोवियत रूस, ठीक है, द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों में अंतर बताइए, दूसरा नंबर। तो देखिए, दूरी के अनुसार ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह है, और यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो बाह्य ग्रह है। तो ये आंतरिक ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह को टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं, और बाह्य ग्रह को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानी ग्रह है, जबकि बाह्य ग्रह जो है गैसीय ग्रह है। आंतरिक ग्रह को सतही ग्रह भी कहते हैं, और जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा है, और यह पार्थिव ग्रह है। यह सूर्य से दूर है, यह सूर्य से नजदीक है, और यह क्षुद्र ग्रह पेटी से पहले है, यह क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद है। आंतरिक ग्रह का तापमान जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यह सूर्य से सामने है, और बाह्य ग्रह का तापमान जो है कम है, क्योंकि ये दूरी के अनुसार सूर्य से दूर होते गए हैं। नेक्स्ट है पार्थिव में पृथ्वी, शुक्र जुड़वा है, जबकि जोवियन ग्रह में अरुण और वरुण जुड़वा है। सो आंतरिक ग्रह सौर लहरें आंतरिक ग्रह में सौर लहरें ज़्यादा प्रभावित करती है, जबकि बाह्य ग्रह में सौर लहरें कम प्रभावित करती है। आंतरिक ग्रहों में सौर लहरों के कारण इन चारों ग्रहों में पाए जाने वाले धूल कण गैसें उड़ गई है, जिससे अब जोवियन ग्रह के मुकाबले यहाँ धूल कण और गैसें कम पाई जाती है। बाह्य ग्रह में ज़्यादा धूल कण और गैसें पाई जाती है। आंतरिक ग्रहों में धूल कण गैस उड़ने से इन ग्रहों पर अपना वायुमंडल होता है, जबकि बाह्य ग्रहों में यहाँ का कोई वायुमंडल नहीं होता है। आंतरिक ग्रह आकार छोटा है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। आंतरिक ग्रहों की बात किया जाए आंतरिक ग्रहों की बात किया जाए तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है तभी तो अपना वायुमंडल बन पाता है, ठीक है। और बाह्य ग्रहों में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण गैस व धूलकण उड़ नहीं पाती है और अपना वायुमंडल नहीं बन पाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक है, जबकि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह है। और आंतरिक ग्रह जो है पार्थिव ग्रह घूर्णन देर से करते हैं, जबकि जोवियन ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन बहुत तेज करते हैं। तो यह अंतर हुआ आंतरिक और बाह्य ग्रह में। नेक्स्ट है 5 नंबर है अंतर बताइए। तो आपको पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे पूर्णिमा, इसे फुल मून कहा जाता है, और इसे हाफ मून कहा जाता है, ठीक है, अमावस्या को। तो पूर्णिमा जो है वो पूर्ण चंद्र है, जबकि अमावस्या जो है अर्ध चंद्र है। पूर्णिमा में क्या होता है, रात में भी वस्तु दिखाई देती है, जबकि अमावस्या में रात पूरी तरह अंधेरी होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। पूर्णिमा इसमें चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या में सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये अंतर हुआ। नेक्स्ट है ग्रह और उपग्रह में अंतर। तो ग्रह एक साइड लिखेंगे ग्रह प्लेनेट, एक साइड लिखेंगे उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है। तो ग्रह यह सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि उपग्रह क्या है, यह ग्रह विशेष का चक्कर लगाता है। ग्रह जो है आकार में बड़े होते हैं, जबकि उपग्रह आकार में छोटे होते हैं। ग्रह के पास जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होते हैं, जबकि सैटेलाइट ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होते हैं। ग्रह का के पास जो होता है अपना वायुमंडल होता है, जबकि उपग्रह के पास अपना वायुमंडल नहीं होता है। ग्रह के पास कक्षा निश्चित होता है, जबकि उपग्रह के पास कक्षा अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताएं। पृथ्वी एक नीला ग्रह है।
ठीक है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये अंतर हो चुका है, कारण हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा नंबर है इसी का 6 का दूसरा, कि पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है, क्यों, इसका कारण बताना है। तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को जो है अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, अनुकूलनता पाई जाती है, गैसों की पर्याप्त मात्रा है और अपना वायुमंडल है, जल की उपस्थिति है और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यहाँ की सारी चीजें अनुकूलन पाई जाती है, इसलिए इन्हें अनोखा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका 7 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, 7 का पहला, कि सौरमंडल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो सौरमंडल देख लेते हैं। सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जो है वो सूर्य का परिवार है और इसमें सूर्य है, ग्रह है और उपग्रह इत्यादि पाए जाते हैं। और सूर्य का परिवार में क्या है, एक तारा है, 8 ग्रह और 172 उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह पुच्छल तारे हैं, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, उल्का और उल्का पिंड, इन सभी को अगर सम्मिलित रूप में हम लोग देखेंगे तो इसे सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य क्या है? सूर्य जो है एक तारा है और सौरमंडल का मुखिया है। युवा, मध्यम, पीला और नारंगी तारा है सूर्य। नाभिकीय संलयन इसमें होता रहता है और ऊर्जा जो है वो मुक्त होती रहती है। ठीक है, संपूर्ण सौरमंडल का व्यास अगर हम लोग देखें तो 733 करोड़ मील, मतलब 1173 करोड़ किलोमीटर है। और सौरमंडल का जन्म जो है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार है और पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है ये। ठीक है, और सूर्य का ग्रेविटेशनल इन सभी खगोलीय पिंड से बहुत ही ज्यादा है, यही कारण है कि खगोलीय पिंड आकर्षित होकर सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो जो छोटे छोटे जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अगर आपको इसमें सौरमंडल में जो है वो 8 ग्रह का वर्णन अगर आपको देखना है तो मेरे आप पिछले वीडियो को देख लें, जिसमें इस चैप्टर के नोट्स बनाए गए हैं, उसमें 8 ग्रह का पूरा अच्छा से वर्णन किया गया है और उपग्रह का भी वर्णन किया गया है और पुच्छल तारा और उल्का पिंड इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आपको पिछला जो वीडियो है नोट्स वाला उसको आपको देख लेना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है कि ब्रह्मांड को हम लोग को यूनिवर्स बोलते हैं और इसे कॉस्मोस कहा जाता है। तो मानव मस्तिष्क में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा था तो उसे कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड की संज्ञा दिया गया था। और क्लाडियस टॉलमी 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन किया और जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा काफी इंपॉर्टेंट अवधारणा है। और जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या था कि इसके तहत पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और यह अवधारणा लंबे समय तक बना रहा, काफी इंपॉर्टेंट अवधारणा था, इसलिए यह लंबे समय तक बना रहा था। और नेक्स्ट अवधारणा जो है वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा था। ठीक है, और जिसे 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने दिया था, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और इसके संदर्भ में क्या बताया गया था कि ब्रह्मांड के संदर्भ में एक परिवर्तन आया था इसमें। और इसके तहत बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। इसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी के केंद्र में है और इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। तो दोनों में काफी अंतर हो जाता है और इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। ठीक है, और ब्रह्मांड क्या है कि गैलेक्सी के अनंत समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी के अनंत समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। और छोटे बिंदु से लेकर गैलेक्सी के बड़े समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगर ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो इसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, तो जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए बिग बैंग थ्योरी को जल्दी से देख लेते हैं। तो बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, और बैंग मतलब विस्फोट, तो बड़ा विस्फोट। ठीक है, तो ब्रह्मांड उत्पत्ति का समय जो है सबसे मान्य थ्योरी कौन है, बिग बैंग थ्योरी, और इसे आधुनिक थ्योरी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन जो है वो किया था बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ठीक है, 1960 और से 66 के दशक में यहाँ पर, और 1967 में रॉबर्ट वेगोनर ने कुछ इसमें सुधार किया था। और माना जाता है दोस्तों कि 15 अरब अरब मतलब बिलियन वर्ष पहले एक बिंदु विलक्षण बिंदु था
जिसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था और जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया था, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या था कि आद्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था गुरुत्वाकर्षण, और संघनित मतलब जमा होकर घनत्व बढ़ गया और ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हुई और मुक्त जनरेट ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हुई थी। इसमें घनत्व बढ़ा और बिंदु में महाविस्फोट हुआ और पदार्थ अलग अलग हुए, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे ग्रह उपग्रह इत्यादि बन गए, ठीक है। इससे छल्ला बाहर निकल गया और विलक्षण बिंदु था, इसमें विस्फोट हो गया और महाविस्फोट से क्या क्या जन्म हुआ था, जन्म समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ था दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि सभी कोई इसका लाभ ले सके। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।